विपक्ष में हो कृपया आगे। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण सदन की अवमानना है और शर्मनाक भी। कुछ भी लिख देंगे उसमें, इनको हाउस से बाहर निकालिए। दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो आज हमने आपको यूपी विधानसभा में क्या हुआ उसकी एक झलक दिखाई अभी इन तस्वीरों में, लेकिन सवाल तो बड़ा है क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ जांच तक सीमित नहीं बल्कि पूरी तरह ये सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। संसद के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी आज का दिन हंगामे की स्थिति बनी रही। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि साधु संतों पर आरोप लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भगवान राम और राम जन्मभूमि का अपमान करने का आरोप तक लगाया और कहा कि जिन लोगों ने पहले भी आस्था का सम्मान नहीं किया वो आज किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जनता जवाब चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फैसला भी करेगी। यानी साफ है कि चढ़ावा चोरी का मामला अब कानून और जांच से आगे बढ़कर चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया है। एक तरफ सरकार विपक्ष पर आस्था की राजनीति का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं बड़ी महत्वपूर्ण बहस। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो जरूरी सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर यह राजनीतिक संग्राम अब कहां तक चलेगा। क्या 2027 के चुनाव में ये मुद्दा बड़ी तस्वीर के रूप में दिखाई दे? विपक्ष इस प्रयास में है। सदन की मर्यादा कौन तोड़ रहा है और अयोध्या पर यह सियासत आखिर कब थमेगी? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ ऋचा सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं, लेखक शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव हैं और सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद यही कि आज जब हम इस विषय पर चर्चा करें तो संयम के साथ विषय पर रहते हुए एक ऐसी बात करें जो एक बड़ी तस्वीर पर बात हो। इसीलिए शुरुआत में यहां पर मनोज यादव जी आपके साथ कर रही हूं। जो संसद में हो रहा है उसी की झलक हम देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा में दिखाई दे रही है और योगी आदित्यनाथ तो ये कह ही रहे हैं ना चीफ मिनिस्टर कि आप लोग अब किसी भी और विषय पर बात नहीं करना चाहते। 25 करोड़ का राज्य है, आबादी 25 करोड़ की है यूपी की। अब क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है यकीनन, लेकिन क्या इसके अलावा किसी और विषय पर बात नहीं होगी? पूरी तरह से आप विधानसभा को ठप करना चाहते हैं? यही स्ट्रैटेजी है क्या विपक्ष की? बिल्कुल नहीं मीनाक्षी जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास की गति को और तेज करने के प्रयास में सदैव ही रही, चाहे पक्ष में रही हो या विपक्ष में रही हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब है जब उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के लगातार मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब जाते हैं मंचों पे तो नमाज की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तमाम सारी जो और धार्मिक प्रैक्टिस है उनकी बात करते हैं, तब उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो सिर्फ विपक्ष को घेरेंगे, विपक्ष ने ये किया, वो 12 बजे सो के उठते हैं, वो 1 बजे सो के उठते हैं, वो 15 बजे सो के उठते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कभी 86 में 56 कहेंगे, कभी 56 में 46 कहेंगे, पता नहीं उनकी भाषा आज तक नहीं समझ में आई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश को एज ए मुख्यमंत्री जिनकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जनता ने फिक्स की है वो क्या कर रहे हैं। हम तो प्रभु श्री राम के मुद्दे पर पिछले 10 साल में बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने क्या कहा और समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडरशिप में क्या। अब मैं अगर इस विषय पर जाऊंगी तो जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं वो बात नहीं हो पाएगी। मेरा तो आपसे सर क्लियर सवाल है, देखिए विधानसभा का अगर सत्र शुरू हो रहा है, संसद में हम इस विषय की गूंज सुन चुके हैं ना सर। संसद में मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो विषय आप संसद में उठा रहे हैं फिर उसी विषय को लेकर आप विधानसभा में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा किसी और विषय पर अब बात ही नहीं करनी है। मॉनसून का वक्त है, सड़कों की बात हो सकती है, एजुकेशन की बात हो सकती है, गरीबों की बात हो सकती है, पिछड़ों की बात हो सकती है, बहुत सारे और विषय हैं ना सर। लेकिन क्या विपक्ष अब सिर्फ एक ही बात करेगा, चढ़ावा चोरी, इसके अलावा कोई और बात नहीं?
मीनाक्षी जी, मैंने इसीलिए उन बातों को कहा जो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल जिस जिले में चुनावी यात्रा में जाते हैं, समाजवादी पार्टी और नमाज अजान यहीं पे उनका पूरा फोकस रहता है। तो समाजवादी पार्टी ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई आरक्षण वाला मुद्दा थोड़ी नहीं है कि आरक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, राम मंदिर पे पूछ रहे हैं, चढ़ावा चंदा चोरी पे पूछ रहे हैं, जो बीजेपी का सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। भाई, इनको दर्द क्यों नहीं हो रहा है प्रभु के चढ़ावे चोरी पे? इनको तकलीफ क्यों नहीं रही? उनकी आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंच रही? ये बड़े बड़े चुट्टों को, चोरों को, डकैतों को छोड़ क्यों दे रहे हैं? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? जिनके यहाँ इसके बाद जो ऋचा जी से मैं किसी जवाब भी दूंगी, व्यक्ति का इसके ड्राइवर बाद मैं होता ऋचा जी से था, जवाब उसके यहाँ भी लूंगी मैं बुलडोजर ऋचा जी चला से। है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मनोज जी, जब अगर सदन में ये नारे लग रहे हैं, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ टाइप के नारे लग रहे हैं, क्या मतलब है इस नारे का? पप्पू यादव अगर देश की संसद के बाहर बैठ रहे हैं भगवा वस्त्र धारण करके, आज ये बात सदन के बाहर भी कही गई ना कि 1100 लोग वहां काम करते हैं, उनमें से फिलहाल 8 लोग पकड़े गए हैं जिन पर एक्शन हो रहा है, जो जांच के दायरे में है। लेकिन पूरे साधु संत समाज को इस लाइट में दिखाना कि यही जो है इन्होंने चोरी को अंजाम दिया, ये किस हद तक सही है सर? और जांच चल रही है, या तो ऐसा होता इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही होती तब जाकर आप इस विषय पर हल्ला मचा रहे होते, तो भी मैं समझती। मीनाक्षी जी, ये मतलब इतना आसान, जितनी आसानी से आप पूछ रहे हैं उतना आसान है नहीं। देश को 2 भागों में धार्मिक साधु संतों को बीजेपी ने बांट दिया है। एक वो जो बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, एक वो जो इस बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी पे भी सवाल पूछते हैं। तो साधु संतों का अपमान समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि वो किसका अपमान करते हैं, किसके बारे में कहते हैं। हम तो जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर ये सवाल नहीं उठा तो आप समझ लो कि दिन का दिन रह गया और रात की रात रह गई। ऋचा जी, कुछ बदला ही नहीं। अरे अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में थोड़ी नहीं है। के पास भी जाऊंगी सर। ऋचा जी, जितने पॉइंट्स उन्होंने अपने वक्तव्य में रखे, विपक्ष है, उनके पास एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर वो सदन में आएंगे, उनका हक है। ये कह देना कि उनका आचरण देश के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, ये किस हद तक सही है? नहीं मीनाक्षी जी, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अराजकता की प्रतीक बन चुकी है और सबको ये मालूम है कि सदन की कार्रवाई के एजेंडा पहले से तय होते हैं और सभी माननीय सदस्यों को इस बात की सूचना होती है कि किन विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ना तो केंद्र में यानी कि संसद चलने देना चाहती है और जब आज उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो उसको भी ये हंगामे की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अयोध्या में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसकी सूचना आते ही उसके ऊपर एसआईटी गठित हो गई, उसमें गिरफ्तारियां हो गई, जिम्मेदार लोगों ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरीके की भ्रांति और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनका खंडन कर दिया गया। और उसके बाद जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और लगातार उच्चतम न्यायालय एसआईटी के साथ तालमेल बिठाकर उसको दिशा निर्देशित कर रहा है कि किस तरीके से जांच होनी चाहिए, तो ये जांच के परिणाम आने तक देने का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इन्होंने अपने ही वक्तव्य में बता दिया कि हमें तो इसी मुद्दे पर 27 का चुनाव लड़ना है, तो हम तो इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि ये वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दाखिल करके प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। और समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पे न सिर्फ गोली, फिर मैं उसके बाद अगले मेहमान पर राशिद किदवई जी के ऊपर जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए ऋचा जी। अब सदन चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना मैम? ऋचा जी, सदन चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है और इस बात का अंदाजा तो आपको भी रहा होगा कि जब देश की संसद में ये मुद्दा गूंज रहा है और विपक्ष इस पर जबरदस्त तरीके से आक्रामक है, तो यकीनन ये विधानसभा में भी उठेगा। जब यूपी का मामला है, अयोध्या का मामला है, तो यूपी विधानसभा में तो आएगा ही। क्या सरकार की तरफ से प्रयास हुआ कि विपक्ष के साथ बात करके अगर इस विषय पर 1 दिन 2 दिन की चर्चा करानी भी है तो चर्चा कराई जाए और सदन को चलाने के लिए एक रास्ता खोला जाए? क्या मीनाक्षी जी, मैंने पहली लाइन में ही कहा कि एजेंडा और समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों को इन सारे एजेंडा की जानकारी है, लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रियाओं में यकीन नहीं करते हैं, सदन को अराजकता की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं। जो जनता के करोड़ों का टैक्स का पैसा है वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। रामचरितमानस को सड़कों पर जलाने वालों को आज हमसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता इन्हें है, हमको नहीं है। ओके मैम, राशिद किदवई जी को चर्चा में लाऊंगी। राशिद किदवई जी,
क्या है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त राजनीतिक दल मिस कर रहे हैं या जिसको समझने में गड़बड़ी हो रही है? मीनाक्षी देखिए, कुछ भी मिस नहीं किया जा रहा है। देखिए, शुद्ध राजनीति हो रही है। 6 महीने 8 महीने के बाद चुनाव है, उसकी पूरी कवायद चल रही है। राजनीतिक दलों के मीनाक्षी दोहरे मापदंड होते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो दुहाई देते हैं कि सदन ठीक से क्यों नहीं चल रहा। मैं आपको अनगिनत किस्से बता सकता हूँ, वो लंबा इतिहास है भाजपा का। जब वो कोलगेट और तमाम स्कैम हो रहे थे, 14 15 दिन लोकसभा नहीं चली। उससे पहले नरसिम्हा राव काल में अनेकों इनके ऊपर विवाद लगे थे और अनेकों बार जो था भाजपा ने संसद नहीं चलने दी और बार बार यही तर्क दिया जाता था, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी दुनिया में नहीं है। बार बार उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई ना चलाना देना वो उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध का करने का एक तरीका है। उसके बहुत सारे बयान मौजूद है। दरअसल चंदा चोरी का मामला बहुत संवेदनशील है। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वो अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट भी हार गए थे। उसके बाद एक असेंबली बाय इलेक्शन हुआ था जिसमें भाजपा जीत भी गई थी। तो भाजपा उसको लेके बहुत ज्यादा सतर्क है, क्योंकि बहुसंख्यक वोट का समुदाय का वोट जो है उनके लिए बहुत मायने और महत्वपूर्ण रखता है। और समाजवादी पार्टी ये मामला 2027 के चुनाव में एक बड़ा इलेक्शन इशू बन पाएगा। बिल्कुल, एक उसकी निर्णायक चीज है। और जी, और मीनाक्षी भाई एक बात और कहूंगा कि ये तमाम राजनीतिक दल ये सब चीजें करते हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं है, सदन में ऐसा क्यों हो रहा है, असेंबली में क्यों हो रहा है। मुझे बोफोर्स के पूरे बोफोर्स गेट बनाए गए थे। जब जेपीसी बना दी गई थी तो उस समय बोफोर्स के मामले में राजीव गांधी का विरोध क्यों किया? तो तमाम राजनीतिक दल ये हथकंडे अपनाते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर तमाम चीजें करते हैं। ठीक है शांतनु जी, कोई नई बात तो है नहीं। इस तरह से संसद में इससे पहले भी तमाम उदाहरण जो है यहाँ पर अभी रशीद किदवई जी ने गिनाए ही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस विषय पर ही अब यूपी का चुनाव आप देख रहे हैं कि लड़ा जाएगा? बीजेपी को घेरने के लिए मंदिर पॉलिटिक्स। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 9.5 साल अपने एमवाई फार्मूले से मूव करके पीडीए पे आ गई और जब उनको लगा कि पीडीए का फार्मूला भी नहीं लगा तो उनके हाथ ये मुद्दा लगा। ये मुद्दा लोगों में भी फैला, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बैठाई और उसमें सीनियर ऑफिसर लगाए, ताबड़तोड़ एफआईआर हुई, तो वो मुद्दा एक तरह से लोगों को सॉल्व होता दिखा। और जैसे ही लोगों को मुद्दा सॉल्व होता दिखता है वो मुद्दा ठंडा मतलब खत्म हो जाता है। लगता है कि सरकार के पास मुद्दा है, सरकार के पास पहुंच गया। अब इस मुद्दे पे जो ये कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन था, इसमें मुद्दा ढूंढने की तलाश करी। राहुल गांधी भी उसमें मुद्दा तलाश करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को वहां भेजा, लेकिन लगा वो मुद्दा तो हो गया। अब वो मुद्दा भी एक्सपोज इसलिए हो रहा है कि वो झारखंड में तो इनमें से कोई नहीं पहुंच रहा, केरला में तो कोई नहीं पहुंच रहा इनमें से, पंजाब में तो कोई नहीं पहुंच रहा इस्तीफा मांग करने के। तो वो मुद्दा भी पता लग गया, जनता को खुश हो गया, तो ये वापस अपने राम मंदिर के मुद्दे पे आ गए। लेकिन अगर मैं सलाह देना चाहूँ अखिलेश यादव को, तो जैसे ही वो राम मंदिर के मुद्दे पे आएंगे, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे आएंगे, जनता उनसे सवाल पूछेगी, भाई आज तक आपके घर से 2 घंटे पे राम मंदिर गए क्यों नहीं भौजाई जी के साथ? आपके सांसद को 1.5 साल लग गए, आपने जो गोलियां चलाई, आपने जो राम को कहा, वो सब मुद्दे वापस आ जाएंगे। और अगर आपको हिंदुत्व की पिच पे जाके अगर आप सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप अपनी एमवाई, बस मेरी बात खत्म करने दीजिए, मेरी बात खत्म करने दीजिए। अगर आप अपनी एमवाई की पिच को छोड़ेंगे, अपनी पीडीए की पिच को छोड़ेंगे, हिंदुत्व की पिच पे जाके योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप। हिंदुत्व की पिच पे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको योगी आदित्यनाथ को तो आप बिल्कुल रेड कार्पेट दे रहे हैं, आप उनकी पिच पे जाके गेम खेल रहे हैं। मेरी सलाह होगी कि अपनी वो जातिवादी राजनीति में लगे तो आपको कुछ तो वोट आ जाएगा। ठीक है, बोलिए मनोज यादव जी। देखिए, मैं बीजेपी के नाकारेपन का समर्थन करने वाले अपने साथी से इतना ही कहूँगा, अरे विपक्ष में है, केरला से लेके और झारखंड और पंजाब में हर जगह बीजेपी विपक्ष की राजनीतिक दल के रूप में है। उससे कह क्यों नहीं रहे हैं? उससे कहिए ना जाके वहां छात्रों के लिए लड़ाई लड़े। मतलब नाकारेपन की हद पार कर दे रहे हैं। वो आप चाहते हैं हम जाएं वहां पे लड़ने? अब बीजेपी दिल्ली में बैठ के देख चंदा चोरी अयोध्या में करे, दिल्ली में करे, लखनऊ में करे, मलाई लूटती रहे और नकारापन हम चले उनका जेल। ठीक है मनोज यादव जी, मुझे एक सवाल का जवाब दो कौड़ी के हैं बीजेपी के लोग। मनोज यादव जी, एक सवाल शांतनु जी के सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। एक सेकंड, क्यों नहीं बनना चाहते? सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मनोज जी मुझे बताइए, देश की जनता, यूपी की जनता जब आपसे ये सवाल पूछेगी कि आमंत्रण के बावजूद आप राम मंदिर क्यों नहीं गए, अखिलेश जी राम मंदिर क्यों नहीं गए, तो उसका क्या जवाब है? हमारे नेता ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया मीनाक्षी जी,
कि हम भगवान शिव की प्रार्थना करके, उनकी पूजा पाठ करके, केदारेश्वर धाम का मंदिर का उद्घाटन करा के, साधु संत जो असली वाले हैं उनसे करा के, जो राजनीतिक नहीं है उनसे करा के, तब प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। राम और शिव और तो वो एक ही रोते है। हुए विधायक कहाँ गए भाजपा मनोज यादव जी, के, जो रोते हुए फना रहे थे, प्रभु वहां श्री आंसू राम और बहा रहे भगवान थे। शिव में अब क्यों नहीं अंतर जा रहे देख हैं लिया? अयोध्या में जहां चोरी हो गई? प्रभु श्री राम और भगवान शिव में अंतर देख लिया? नहीं नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, आप रामेश्वरम भाई में बैठे फॉरगेट मत भगवान करिए। शिव, ना ना राम ना, ही कोई उनके अंतर ईश्वर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। शिव शिव हैं, देवों को देव महादेव हैं, शिव से बड़ा कोई नहीं है। और ये बात समाजवादी पार्टी ने कह दी। लखनऊ का देखिए सौभाग्य, जिस दिन से सावन लगा उस दिन से बारिश शुरू हुई है। वैसे एक बात मैं भी बता दूं, ऑन लाइटर नोट आपको, मनोज यादव जी, ऑन लाइटर नोट बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम जहां पे स्थापित है ना, वहां के लोग भी इस बात को बड़े करीब से देख रहे हैं। उत्तराखंड पहले यूपी का ही हिस्सा था, बड़े करीब से देख रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि जो ओरिजिनल है वहां जाइए ना, प्रोटोटाइप और कॉपी बनाने का क्या मतलब है? तो लोग पूछ रहे हैं ये सवाल, जाएंगे वहां पर उत्तराखंड की जनता के बीच, तो वो जनता आपसे पूछती हुई आपको दिखाई देगी। माता के मंदिर देश में सैकड़ों तादाद में बने हैं मीनाक्षी जी, सैकड़ों तादाद में वैष्णो देवी जी के मंदिर बने हैं। ओरिजिनल होता है, बस मैं ये बता रही थी आपको। शिरडी के साईं के मंदिर बने सैकड़ों तादाद में, इस देश में कृष्ण जी के मंदिर बने, इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मंदिर बनना बड़ी बात है, ये थोड़ी नहीं कि उसका कोई उसका हुबहू बन गया तो वो बुरी बात हो पांडे गई। जी, विपक्ष को जो विषय अपनी सहूलियत के हिसाब से दिखाई दे रहा है, उसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड की तस्वीर नहीं दिख रही, पंजाब की तस्वीर नहीं दिख रही, ये सवाल उठकर बार बार आ रहा है। मीनाक्षी जी, जो मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने होते हैं वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ले रही है। पहले राम मंदिर का मुद्दा आया, लेकिन उसके पहले नीट के छात्रों का आंदोलन आया, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले उस आंदोलन को आगे बढ़ाना ज्यादा उचित समझा। अब फिर से राम मंदिर का मुद्दा, चूंकि इस देश के और विदेशों में रहने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये मुद्दा निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। और वो कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि समाजवादी पार्टी इस विषय को उठाने में थोड़ा आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी से। ये है मंथन का विषय आपके बीच। ये मीनाक्षी जी, आप ये करिए, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, जो करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था में चोरी हुआ है, अपना काम करने में देरी तो नहीं हो गई? उसकी बात कर रहे हैं, हम मिलकर लड़ रहे हैं। नहीं, देरी तो नहीं हो गई, हम मिलकर लड़ रहे हैं। अभी कोई साथी कह रहे थे कि 27 का चुनाव नहीं, 2024 ही हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा चुके हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। और एसआईटी की बात हो रही थी, हमारे शांतनु जी कह रहे थे योगी जी ने एसआईटी बना दी। उस एसआईटी में एक 420 का आरोपित रख दिया, विजय विश्वास पंत, उसको सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ा। और जो एसआईटी की 9 पन्नों की रिपोर्ट आई थी मीनाक्षी जी, उसमें तो अनिल मिश्रा का जिक्र था, उनकी गड़बड़ियों का जिक्र था कि 6 फरवरी 2025 को बैंक के साथ मिलकर जो नए सुरक्षा के मानक तय किए गए, उसमें जांच में ढील दी गई और उसी के कारण चोरी आगे बढ़ी। तो अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? चंपत राय का चार्ज तक नहीं है वो एसआईटी की रिपोर्ट में। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, उसके हवाले अयोध्या की पूरी सिक्योरिटी थी जो जांच नहीं करती थी। उस बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विपक्ष इस बात को प्रमुखता से देश की संसद में भी उठा चुका है और अब यहाँ विधानसभा में भी ये बात आ रही है निकलकर कि जांच की बात आप कर रहे हैं। जांच को आप लोग एक अचीवमेंट के रूप में बता रहे हैं कि देखिए हमने जांच बिठा दी, सबसे पहले हमने एसआईटी बिठाई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में नाम किन के आए? जो नॉर्मल 8-8, 10-10 हजार रुपए की सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके नाम आए। जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी उनका तो नाम नहीं है। मीनाक्षी जी, जो एसआईटी की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट में आज की तिथि में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश और देखरेख में चल रही है, तो हम सबको इसका इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने भी एसआईटी के मीनाक्षी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी का पुनर्गठन करने की बात की ना कि एक आईपीएस ऑफिसर की लीडरशिप में एसआईटी बनेगी। पुनर्गठन की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। देखिए, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, अब आप सुन लीजिए। ठीक है, उमाशंकर जी सुन लेते हैं, बोलेगा पांडे जी उसके बाद। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच चल रही है
अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है, आप उमा उनको शंकर क्यों पांडे जी बचा आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। जिन प्रमुख नामों का जिक्र कर रहे हैं ऋचा जी, उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज। नहीं, मीनाक्षी जी इनसे पूछिए कि राम मंदिर में तो एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन सालार गाजी की मजार पे जो 100 करोड़ का घोटाला सामने आया है और सिया और सुन्नी धर्मगुरुओं ने आकर, अरे इसका अभी दूसरा आरोप लग गया है। मंदिर निर्माण में भी 800 एक-एक करके करोड़ बोलिए, के प्लीज। बजट को उमा शंकर जी, आपके पास मैं आ जाऊंगी, फिर एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। 1400 करोड़ की जो चोरी हुई लेटर कंप्लीट प्लीज। निपेंद्र उमा मिश्रा शंकर जी जो प्लीज। प्रधानमंत्री के विश्वस्त हैं, उनकी निगरानी में हुआ है। निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं जा पा रही है? राहुल गांधी जी की गूंज झारखंड तक क्यों नहीं जा पा रही है? आपको ये बताना चाहिए। अरे अमित शाह को पूछे अयोध्या क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अमित शाह अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं, पहले ये बताइए मुझको। अमित शाह भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं, आप बताइए। अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे एक दोनों आप लोग अगर एक दूसरे के बारे में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में आएगी। रशीद किदवई जी, ठीक है, एक सेकंड, मैं रशीद किदवई जी के पास जाऊंगा। रशीद किदवई जी, राम मंदिर को लेकर जो चिंताएं हैं, चढ़ावा चोरी को लेकर जो चिंताएं हैं, आप लोगों के पास क्या फीडबैक पहुंच रहा है? आम लोगों के बीच क्या मैसेज है इस वक्त? एसआईटी जांच से संतुष्ट हैं लोग? मीनाक्षी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मीनाक्षी देखिए कि 80 के दशक से जब भी ये राम मंदिर का मामला जो शुरू हुआ था, तो उसमें हमेशा भाजपा को एक तरीके से राजनीतिक रूप से फायदा हुआ और उसने बहुत ज्यादा उसको न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश के जरिए एक उसको मजबूती मिली। अब पहली बार एक ऐसा आभास हो रहा है, जैसा हमने नीट और समय भी देखा कि युवाओं में बेचैनी है। उसी तरह से चंदा चोरी के मामले में, क्योंकि आस्था का मामला है, संवेदनशील मामला है, तो लोगों को एक थोड़ा सा लोगों का डगमगाया है। अब उसमें कहना कि एसआईटी लगी, देखिए एसआईटी वगैरह तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसका राजनीतिक पहलू होता है और इस राजनीतिक पहलू में भाजपा थोड़ा सा रक्षात्मक मुद्रा में आया है और ये बात जो है चुनाव में सेटल होगी, लेकिन वो मुद्दा तो बनेगा और मुद्दा अभी बन चुका है और अगले 6 महीने इसी के इर्द गिर्द राजनीति सारी चलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। चर्चा में आज समय इतना ही था, माफी के साथ समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले आतंकवाद पैदा करता है मदरसा तो शिवपाल यादव का पलटवार, बीजेपी दफ्तर में बनते हैं आतंकी, मदरसे में नहीं। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, एक्ट्रेस त्रिशा पर की थी विवादित टिप्पणी, पुलिस और स्टालिन समर्थकों के बीच झड़प। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक हुआ तेज टर्बुलेंस, विमान की छत से टकराए कुछ यात्रियों के सिर, 10 यात्रियों को लगी मामूली चोट। मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। दर्शकों के संबंध में दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है। आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है। मदरसों को लेकर यूपी में बीजेपी और सपा के बीच टकराव की स्थिति है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को आतंकी बनाने का गढ़ करार दे दिया और सभी मदरसों को अघोषित आतंक की फैक्ट्री बताया। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि आतंकी तो बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं और बीजेपी ही उन्हें ट्रेनिंग देती है। तो मदरसों को लेकर एक नया सियासी मोर्चा इस वक्त बीजेपी और सपा के बीच। चुनाव में अब कम ही वक्त बचा है और इस बीच ऐसी बयानबाजियां एक बार फिर ध्रुवीकरण की बिसात बिछाती हुई दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव का बयान आपको सुनाते हैं। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आतंकी सब भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं। ये आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है।
AIMIM ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को मदरसों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। तो राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अच्छी शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी है। आज देख रहे होंगे कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत हमारा मानना है हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वो चिकित्सक बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं और इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़ें। केशव प्रसाद मौर्य जी का मदरसों के संबंध में दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है एवं अस्वीकार्य है। जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जबकि मदरसों का इतिहास भारत की आजादी में अहम किरदार निभाने का है। मदरसों से ही निकलने वाले लोगों ने मौलाना हसरत मोहानी से लेकर मौलाना फजल खैराबादी से लेकर देश की आजादी की कुर्बानी में अहम रोल प्ले किया और शेखुल हिंद ने तो पूरी तहरीक रेशमी रुमाल की चलाई, वो मदरसों की जानिब से थी और उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया और लाखों उलमा इकराम ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। ये मदरसों का इतिहास है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, राम मोहन रॉय जी हों, ये सब मदरसों से ही शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े हैं। तो आप इस प्रकार से जो आरोप राजनीतिक लाभ के लिए लगा रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है और उनको माफी मांगना चाहिए। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने एनडीटीवी से बात की, उनका बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है मदरसों और आतंकवाद को लेकर, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। उन्होंने कहा है जहां भी मदरसे होते हैं वहां आतंकवाद पैदा होता है। प्रायः ये देखा गया है कि जब भी आतंकवादी पकड़े गए हैं तो जब उनके बारे में जाना गया तो उनकी तालीम बहुधा मदरसों से हुई है। इसमें कोई भी आतंकवादी जो है जब उसकी शिक्षा देखी गई तो वो दून, मेयो या शेर बोर्ड जैसे इंडिया स्कूल का पढ़ा नहीं होती। तो मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, उर्दू, अरबी, फारसी महत्व दिया जाता है। जो उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ेगा एक दिन वो पेश इमाम हो सकता है, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाई जाएगी वहाँ तो एक दिन अब्दुल कलाम हो जाएंगे। जब अब्दुल कलाम हो जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम चर्च में से देश का कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है। और व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू, जब दुनिया 21वीं शताब्दी में उच्च शिक्षा ले रही, गुड क्वालिटी एजुकेशन ले रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ चुकी है तो उन बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में, एआई के बारे में और अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और वहाँ के बच्चे एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल निकालें तो ज़्यादा अच्छा हो। अक्सर जब रिजल्ट आता है तो ऐसे रिजल्ट मदरसों में पढ़े हुए बच्चों के कम आते हैं। इसलिए मदरसों में शिक्षा का सुधार होना चाहिए और जो वरना वहाँ के बच्चे बाकी बच्चों से पिछड़ जाएंगे। कई जो विपक्षी सांसद है वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना की है, कहा है कि किसी भी धर्म को इस तरह से आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, धर्म को आतंकवाद से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो वहाँ पर शिक्षा पद्धति है उस पर केशव मौर्य जी ने शक जाहिर किया और शंका व्यक्त की है। क्योंकि जब भी ऐसे आतंकवादी, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब पकड़े गए हैं तो उनका ब्रेन वॉश मजहबी शिक्षा से किया गया। तो सदन आज चल नहीं पाया। विपक्ष के हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति विधानसभा में उत्तर प्रदेश में बनी रही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद जो सियासी स्टेटमेंट्स हैं एक के बाद एक वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सांसद इकरा हसन ने भी एनडीटीवी से खास बात की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से मदरसा शिक्षा को आतंकवाद से जोड़कर एक बयान दिया है, आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का उनका प्रयास है, जिस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगी रहती है, क्योंकि यही इनको आता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने की जो इनकी पुरानी प्रोपेगेंडा है। अब क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो फिर से ये बयान दे रहे हैं और शर्म आनी चाहिए उनको। जिस गरिमा के पद पे वो है, जहाँ उन्हें जनता ने बैठाया, असल में जनता ने नहीं बैठाया, खुद ही वो बैठे हुए हैं, सरकार ने बैठाया। अब कुछ दिनों के लिए ये पद है, उसकी गरिमा बनाए रखें और बेबुनियाद, बेफिजूल की, बेमतलब, बिना तथ्य की बातें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास कोई तथ्य होते
तो बुलडोजर बाबा अब तक कार्रवाई कर ही चुके होते हैं, लेकिन कोई तथ्य है नहीं। तो बिना मतलब के सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देना चाहते और बस उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उनका पद संवैधानिक है, उसकी गरिमा का ध्यान रखें। यूपी से आपको दिल्ली की तरफ ले चलते हैं। एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस हुआ, जिसकी वजह से कई यात्रियों को चोटें आई। मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एयर इंडिया ने ये जानकारी दी है कि कई एम्बुलेंस एयरपोर्ट से घायलों को अस्पताल ले गई है। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि विमान बहुत तेजी से नीचे आया, जिसकी वजह से कई यात्री घायल हो गए, उनको चोटें आईं। सूत्रों के मुताबिक 10 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स इसमें घायल हुए हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि यह हादसा बड़ा हादसा हो सकता था, कम से कम यह हादसा टल गया। तेज टर्बुलेंस की वजह से यह हादसा हुआ। 10 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स को मामूली चोट की खबर है। सभी को मेडिकल एड दी जा रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, फुकेट से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सोए रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। फुकेट से दिल्ली आ रहे थे, फ्लाइट चल रही थी, एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया। उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई। कितने लोग थे फ्लाइट में? सर फ्लाइट पुलिस। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इस समय हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस समय आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक फुकेट से दिल्ली के लिए फ्लाइट आ रही थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी 2379, इसमें पूरे यात्री जो है बैठे हुए थे, पूरे फ्लाइट जो है भरी हुई थी। तभी ये फ्लाइट जो है एयरबस हो जाती है और उसमें कई यात्रियों को चोट आई है, जिनको कि अब इस गेट से, वीआईपी गेट से देखिए यहाँ से निकाला जा रहा है और यहाँ पर जो घायल यात्री हैं उनको एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल, बसंतपुर के फोर्टिस और स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। कई यात्री हैं जिनको गंभीर चोटें भी आई, क्योंकि जो सामान था वो भी गिर गया और एकदम से, जिस तरीके से यात्रियों ने बताया जो इस फ्लाइट के अंदर यात्रा कर रहे थे, कि फ्लाइट तकरीबन 1000 फीट एकदम से नीचे आ जाती है। तो जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और किस तरीके से ये तकनीकी समस्या हुई थी, इसकी जो जांच करी जाएगी एयर इंडिया की तरफ से। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिरकार ये जो इस समय जो इमरजेंसी लैंडिंग जिस तरीके से करी गई क्यों हुई, ये नहीं साफ हो पा रहा। लेकिन इस समय देखिए कि एम्बुलेंस जो है यहाँ पर खड़ी है, सारे यात्री जो है थे उस फ्लाइट में थे और सबकी जान कहीं ना कहीं खतरे में थी। और वो आखिरकार ये खतरा कैसे हुआ, खराब मौसम था या कोई और वजह थी, उस सारी चीजों की जो जांच है अब एयर इंडिया करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एयर इंडिया की फ्लाइट पर एक बार जरूर खड़ा होता है कि जिसमें हजारों यात्री जो है रोजाना सफर करते हैं और जैसे ही ये फ्लाइट संख्या जो एयर इंडिया की 2379 फ्लाइट संख्या जो थी, ये फुकेट से उड़ी थी और दिल्ली पहुंचा था, लेकिन ये फ्लाइट बीच में ही जिस तरीके से खराब मौसम था या कुछ और वजह थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों की जान जो है खतरे में पड़ गई थी, जिससे कि कई यात्री जो घायल हैं अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी अभिषेक कपूर के साथ राकेश सोनी, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त हमारे साथ तनुष्का दत्ता जुड़ रही हैं लाइव दिल्ली से। तनुष्का, जो भी सेफ्टी मैनुअल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, वो इसी संकट के समय के लिए एयरलाइंस में दी जाती हैं। और आज जिस तरह से ये घटना हुई है, कितनी भयानक और कितनी डरावनी स्थिति सभी पैसेंजर्स के लिए रही होगी, उसका अनुमान हम जो अभी पैसेंजर्स अपना अनुभव बता रहे थे उसको सुन के भी लगा सकते हैं। कितनी गंभीर चोटें रहीं और इस पर अभी तक एयरलाइंस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मिड एयर टर्बुलेंस स्केयर था जिसपे ऑफ कोर्स 134 जितने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे इस फ्लाइट पर, उनकी जान को एक रिस्क था, पर कुछ एक्सट्रीम होने से ऑफ कोर्स बच गया। सारे पैसेंजर्स सेफ है, माइनर इंजरीज हुई है पैसेंजर्स को। और जिन पैसेंजर्स से हमने बात करी, उन्होंने ये भी बोला कि जब एक 1-1.5 घंटे पहले दिल्ली में लैंड करने से पहले ये मिड एयर स्केयर हुआ, जब टर्बुलेंस के कारण कुछ 300 फीट से एयरक्राफ्ट
नीचे गिरा। ये एक शार्प फॉल था और बिल्कुल सडनली हुआ, जिसके कारण इम्पैक्ट जो है वो पैसेंजर्स के सर पर डायरेक्ट लगा, यानी कि पैसेंजर्स का सर डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के सीलिंग पर जाकर लगा, जिसके कारण काफ़ी लोगों को हेड स्वेलिंग और माइनर हेड इंजरीज भी हुई है। जिसके बाद एयर इंडिया की मेडिकल टीम, एयर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा है और कंफर्म करा है इस इंसिडेंट को, ये डेफिनेटली एक सेफ्टी इंसिडेंट है जो उनके पार्ट पर हुआ है। और एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की मेडिकल टीम खड़ी थी और दिल्ली एयरपोर्ट की भी टीम्स को अलर्ट किया गया था, मेदांता हॉस्पिटल की टीम्स को भी लाया गया था और कुछ पैसेंजर्स को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर्स पर भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ये जो मिड एयर टर्बुलेंस का स्केयर है, ये डेफिनेटली एक सोचने वाली बात है और इस पर DGCA भी आगे कार्रवाई कर रही है। आप कह रहे हैं कि इस पर अभी DGCA भी इस पर एक्शन लेगा और इस पर अभी आगे एक इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन इन सबसे अलग जितने पैसेंजर्स वहाँ से निकलकर बाहर आए, उनके अनुभव अगर आप कुछ और बता सकें तो इस वक्त के। जी बिल्कुल, कुछ पैसेंजर्स से जिनसे NDTV ने बात करी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एकदम अचानक से हुआ, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ 100 फीट से प्लेन अचानक से गिर गई एयर में और उनका सर डायरेक्टली सीलिंग पर जा गिरा। कुछ लोगों ने कहा है, उनकी बहनों के बारे में वो बात कर रहे थे कि कैसे उनकी बहन के सर पर काफ़ी ज़ोर से लगी है इस शार्प फॉल के कारण। ये टर्बुलेंस में होता है कभी कभार, एयर टर्बुलेंस में, पर इस तरीके का शॉक जो पैसेंजर्स को अपने सर पर लगा है वो काफ़ी ग्रीवस हो सकता था। इस केस में नहीं हुआ, पैसेंजर्स को सर पर बस माइनर इंजरीज हुई है और पैसेंजर्स नेचुरली घबरा गए हैं ऐसे इंसिडेंट के बाद से, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट में 1.5 आवर्स लैंड करने से पहले हुआ। इसका मतलब उसके बाद भी ट्रैवल जारी थी, यानी कि तब तक लैंड नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट। तो लैंडिंग के बाद ऑब्वियसली पैसेंजर्स डीबोर्ड करे, 2 क्रू मेंबर्स को भी इंजरीज हुई है, हल्की इंजरीज हुई है सर पे। तो ये सारी बातें अभी बाहर आ रही हैं और आगे एयरक्राफ्ट और ये क्यों हुआ इस पर DGCA कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका तनुष्का इस जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए NDTV।